प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण से मुझे 75 से 80 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मंच पर आसीन है, मैं उनको अपना श्रद्धापूर्ण नमस्कार करता हूं और आज का वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। भारत जापान संबंध की बातें हम इधर कुछ वर्षों से ज़्यादा करने लगे हैं और दिल्ली में बनने वाली मेट्रो को लेकर के हम समझते हैं कि भारत जापान के संबंध बहुत करीब आ रहे हैं, निकट हो रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि भारत जापान संबंध सदियों पुराने हैं। 7वीं शताब्दी में जब जापान के सम्राट शोतोकु ने नारा के अंदर तोदाईजी मंदिर बनवाया, जिसमें गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा एक विशाल भवन के अंदर लगी हुई है, जिसको बनवाने में उस समय देश का सभी जितने तरह की मेटल होती हैं सब खत्म हो गई। इतनी विशाल मूर्ति है, जिस मंदिर के लिए और बहुत सारे मंदिरों के लिए जंगलों से लकड़ियां लाने के लिए रस्सियां टूट जाती थीं, तो तब की भिक्षुड़ियों ने अपने लंबे लंबे बाल दान में दिए और उन बालों से रस्सी बना करके और उन शैतीरों को लाया जाता था। ऐसा प्रेम था बुद्ध के प्रति। और जब यह मंदिर बन करके तैयार हुआ तो उसकी जो मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का दिन आया, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, बोधिसेन भारद्वाज, और उन्होंने उसकी आई ओपनिंग प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये है हमारा वो संबंध जापान के साथ जो शताब्दियों पुराना है। लेकिन इस संबंध में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते रहे। मैं कह सकता हूं कि भारत जापान संबंधों का एक आदिकाल है और एक आधुनिक काल है। बीच का मध्यकाल कहीं थोड़ा कोहरे में खोया हुआ है, और उसका कारण भी है क्योंकि जब नागासाकी में ब्रिटिश जहाज आते थे पानी के और चीन की तरफ जाते थे अफीम और बहुत सारा सामान लेकर के, तो नागासाकी उनका एक ऐसा पोर्ट था जहां से वो रसद लेते थे, पानी लेते थे, खाना पीना लेते थे, और जो बहुत सारी चीज़ें लाते थे अपने साथ उनको बेचते थे, जापान की चीज़ें खरीदते थे और व्यापार बहुत बढ़ रहा था। वहाँ पर पहुँचे फ्रांसिस जेवियर, जिन्होंने गोवा के अंदर भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया। उन्होंने वहाँ पर लोगों को ईसाई बनाने के लिए या ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य शुरू किया। जापानी लोग बहुत आकर्षित हुए और वहाँ पर बहुत सारे जापानी ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। तो वहाँ का जो प्रीस्ट लोग हैं, जो उनके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके और सम्राट के बीच में बातें होने लगी कि ये क्या हो रहा है, ये हमारी संस्कृति के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप का एक हमला है। तो उन 26 धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को मौत की सजा दी गई। सारे जहाज़ों को आना मना कर दिया गया और नागासाकी से दूर एक द्वीप देजिमा में उन लोगों को रसद पानी लेने की व्यवस्था की गई। और इस तरह से एक छोटी सी बातों से चल करके लगभग 250 वर्ष तक जापान निर्वासन में चला गया। दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं रहा। बाहर जाना भी मना था, बाहर से आने वाले आदमियों का भी जाना मना था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो 250 साल का लगभग जो वर्ष का समय है, उसमें भारत जापान के संबंध क्या रहे होंगे, इसकी कोई सूचना बहुत कम मिलती है या जानकारी में नहीं आती है। लेकिन 1868 में जब मेजी रेस्टोरेशन शुरू होता है, एक तरीके का पुनर्जागरण काल जिसे आप कह सकते हैं, जैसे भारत के अंदर राजा राम मोहन राय वगैरह ने किया था, ऐसा ही वहां पर हुआ। और वो भी एक दबाव में हुआ। अमेरिका ने दबाव डाला कि आप अपने पोर्ट खोलिए, नहीं तो हम आप पर आक्रमण करेंगे। और तब इस तरह से एक हैरिस ट्रीटी हुई और जापान का संबंध फिर से विश्व से बनने लगा। भारत से भी संबंध फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो जाते हुए रास्ते में जापान रुके थे और जापान को समझा और अपने पत्रों के माध्यम से भारत से जापान का एक संपर्क भी कराया। तो विवेकानंद की एक आधुनिक काल में
भारत जापान संबंधों को पुनः शुरू करने में एक बड़ी भूमिका मानी जा सकती है। और बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें भी अचानक घट गईं। जिस जहाज़ से वे जा रहे थे वैंकूवर शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उसी में जमशेदजी टाटा भी यात्रा कर रहे थे और दोनों की बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा, आप यहाँ पर क्यों आते हैं? तो बोला, मेरा माचिस का एकमात्र ऐसा जापान देश है जहाँ से मैं खरीदता हूँ, एकमात्र निर्यातक हूँ भारत के अंदर। तो विवेकानंद ने उनसे कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन ये माचिस बनाने का काम आप भारत में भी तो शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारे हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिले। तो जमशेद जी ने सोचा कि इस पर मुझे विचार करना चाहिए। जमशेद जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? विवेकानंद ने पूछा जमशेद जी से कि आप अमेरिका या यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के अंदर लोहा इस्पात बनाने की टेक्नोलॉजी लेने के लिए जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तो कीजिए, लेकिन आप अपने देश के अंदर, आप तो समर्थ व्यक्ति हैं, कोई एक बहुत बड़ा साइंस का कोई प्रतिष्ठान नहीं है भारत में, क्योंकि ब्रिटिश लोग कभी नहीं बनाएंगे। वो नहीं चाहते कि भारत को विज्ञान की शिक्षा दी जाए, जिसका जिक्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा में भी किया है कि क्यों नहीं हमारे यहाँ भाप के इंजन मंगाए जाते, क्यों नहीं हमारे लोगों को साइंस पढ़ाई जाती। हमको राजनीति दर्शन तो पढ़ाया जाता है, लेकिन साइंस नहीं पढ़ाई जाती, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो जमशेदजी टाटा ने कहा कि स्वामी जी, आपका विचार बहुत अच्छा है, मैं इस पर विचार करूंगा और आप लोगों को जान करके अच्छा लगेगा कि बेंगलोर के अंदर जो संस्थान है विज्ञान का, उसकी स्थापना करने का प्रण जमशेद जी ने तब किया था और उनकी मृत्यु के बाद वो शुरू हुआ। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो भारत जापान संबंधों के बड़े महीन संबंधों के ऊपर प्रकाश डालती हैं। और फिर एक दूसरा बदलाव आता है भारत जापान संबंधों में, और वो एक व्यक्ति थे जापान के ओकोकुरा तेंजिन, जो वहाँ के समुराई वंश के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे और कला प्रेमी थे। और उन्होंने बोस्टन के म्यूजियम के अंदर हमारे प्रसिद्ध कला पारखी कुमारस्वामी के साथ भी काम किया था और भारत के बारे में उनके मन में बहुत सारी चीज़ें थीं। जब विवेकानंद की शिष्या जोसेफिन मैक्लॉइड के माध्यम से विवेकानंद के बारे में उन्होंने सुना, तो वे भारत आए 1902 में विवेकानंद को इनवाइट करने के लिए, निमंत्रित करने के लिए। लेकिन तब विवेकानंद का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, उन्होंने मना कर दिया और वो नहीं गए। तो ये ओकाकुरा तेंजिन का भारत आना भारत जापान संबंधों में एक और मोड़ लेकर के आता है। जब विवेकानंद को वो जापान ले जाने में सफल नहीं हो पाए, उसके बाद उनका परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर से हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार के वो अभिन्न मित्र बन गए। तब उनके प्रयासों से 1916 में रविन्द्रनाथ टैगोर जापान की यात्रा करते हैं। तो 1916 वो दूसरा बड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत जापान संबंधों का, जब जापानी लोग रविन्द्रनाथ टैगोर से मिल करके, उनके बारे में जान कर, पढ़ करके उनके मुरीद बन गए, उनके प्रशंसक बन गए और भारत जापान संबंधों का एक नया दौर शुरू होता है। टैगोर ने 3 बार जापान की यात्रा की। टैगोर को जापान बहुत अच्छा लगता था। जापान की बहुत सारी चीज़ें उनके लेखन में भी आईं, उन्होंने भी हाइकू भी लिखे। इस तरह से हम देखते हैं कि टैगोर एक दूसरा एक माइलस्टोन है भारत जापान संबंधों के बीच में। उसके बाद जापान एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो साम्राज्यशाही से जुड़ा हुआ था, जिसको भारत में चलने वाले आंदोलन के जो हमारे सबसे बड़े नेता थे महात्मा गांधी, वो भी पसंद नहीं करते थे। और उन्होंने एक कड़ा पत्र लिखा था जापान के मित्रों के नाम कि आपने जो चीन के अंदर जो घुसपैठ की है वो हमें पसंद नहीं है, वो रास्ता मत अपनाइए। तो भारत जापान संबंधों के अंदर एक सामरिक दृष्टि से देखें तो एक ठहराव भी आता है। लेकिन उसके तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 1915 में हमारे जो बड़े क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, वो भाग करके, जिन्होंने हार्डिंग को बम से मारने की कोशिश की थी, वो जापान पहुंच गए थे और जापान ने उनको शरण दी। और कोको सोमा नाम की एक महिला ने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके उनकी रक्षा की थी लगातार, और अपनी बेटी से उनका विवाह भी किया ताकि वो जापान के नागरिक बन सकें। तो रास बिहारी बोस ने रहते हुए वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बाहर से जो मदद मिलनी चाहिए उसकी तरफ किया। एक और संदर्भ है भारत जापान संबंधों का, वो है हिंदी शिक्षण के मामले में। 1908 में टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, जिसे आज जाना जाता है, जहाँ प्रोफेसर राम चौधरी पढ़ाते हैं या मैंने पहले पढ़ाया है, 1908 में वहाँ हिंदी हिंदुस्तानी की शिक्षण व्यवस्था शुरू हुई थी।
और 1909 के अंदर वहाँ पर पढ़ाने जो पहुँचे थे उनका नाम था मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। और भोपाली साहब जब 5 साल वहाँ पढ़ाने के बाद जब अंग्रेज़ों का दबाव बढ़ने लगा तो उनको जापान छोड़ना पड़ा और वे वहाँ से होते हुए जर्मनी और होके कैलिफोर्निया वगैरह चले गए और गदर पार्टी से जुड़ गए और उन्होंने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपने तरीके से मदद दी। तो यहाँ भी एक तरीके से जापान हमारे सामने आता है। ये सारी चीज़ें बहुत लंबी हैं, उनके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जिनको अपनी अपनी बातें कहनी और आपको नई सूचनाएँ भी मिलेंगी। 1945 6 अगस्त 70 साल पहले भारत ये जापान के ऊपर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा था और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा था और जापान ध्वस्त हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली है, लेकिन 15 अगस्त 1945 को जापान अमेरिकन के आधिपत्य में चला गया। सन 1945 से लेकर 1952 तक जापान के ऊपर अमेरिका ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ था और यहाँ पर आकर के जापान की जो पुरानी संस्कृति है वो धीरे धीरे बदलने लगती है। बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, जैसे कि बहुत सामंतवादी तरीके से जो महिला की स्थिति थी जापान के अंदर वो जनरल मैकार्थर के आने के बाद, उनके सुधारों के बाद, उनके नए संविधान के बाद बदलने लगती है और पहली बार उनको मताधिकार मिलता है। और 1952 से पहले जब कोरिया के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है तो अमेरिका कूदता है, जापान को बड़ी मदद मिलती है क्योंकि जापान सप्लाई लाइन है कोरिया की लड़ाई के लिए, इसलिए जापान पे अचानक बहुत पैसा आता है और उसके उद्योग धंधे जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बर्बाद हो गए थे वो फिर से जीवित हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है, इसके अंदर जापान के लोगों की कर्मठता, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनका राष्ट्र प्रेम भी बोल रहा था, जो पूरी तरह धूल में मिट गया जापान उन्होंने फिर से खड़ा कर दिया था इस नई आने वाली पूंजी की वजह से। फिर एक नया संबंध बनता है जब 1952 के अंदर जनरल मैकार्थर जापान को मुक्त करके चले जाते हैं और भारत पहला देश होता है जो जापान को मान्यता देता है अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हारा हुआ जापान विश्व के लिए ज़रूरी नहीं रह गया था, लेकिन भारत के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो एशिया का राष्ट्र है, भारत एशिया का राष्ट्र है। जापान ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर गौतम बुद्ध की पूजा होती है। तो ये एक संबंध थे और जवाहरलाल नेहरू ने आउट ऑफ वे जा करके जापान को पूरी तरह से मदद देने का वायदा किया और जापान की इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थीं, आयरन ओर बहुत ज़रूरी था। हिंदुस्तान से जो आइटम्स थे, जो कैनलाइज्ड आइटम थे, उनको भी उन्होंने खोल दिया और उन्होंने कहा नहीं, जितना आयरन ओर जापान को चाहिए वो जापान को दिया जाए, जापान की इंडस्ट्रीज़ के लिए जितना कपास चाहिए वो कपास दिया जाए। इस तरह से जापान के फिर से उदय में भारत अपनी एक भूमिका निभाता है, उसका मॉरल ऊंचा करता है, उसके नैतिक मूल्यों को ऊपर लाने के अंदर विश्व के अंदर भारत अपनी एक भूमिका निभाना जरूरी समझता है। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जापान की यात्रा भी करते हैं। जापान के बच्चे एक चीज़ बहुत याद करते हैं नेहरू के बारे में कि उन्होंने जो युद्ध के दौरान सारे पशु पक्षी मर गए थे या हटा दिए गए थे चिड़ियाघर से, उसको उन्होंने एक हथनी प्रदान की थी। तो उस हथनी को लेकर के आज भी उनके चिड़ियाघर में जॉर्ज फर्नांडीज ने फिर जाकर के दोबारा एक और हाथी दिया, शायद वो उम्र पूरी होने के बाद वो चली गई थी। तो आज भी बच्चे उस चीज़ को बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि जापान के लिए हाथी जैसा विशाल पशु देखना भी एक नई बात थी। और उस तरह से भारत जापान संबंधों के अंदर कई तरह के मधुर संबंध जुड़ते चले जाते हैं। 1952 से लेकर के आज 2015 तक के बीच में एक लंबा समय गुजरता है और अनेक तरह के उतार चढ़ाव के बाद जापान के संबंध आगे बढ़ते हैं, उनमें रुकावटें भी आती हैं। जब 1976 के अंदर पोखरण के अंदर इंदिरा गांधी ने अणु बम का वो किया था, विस्फोट किया था, जापान बहुत नाराज़ था क्योंकि जापान ये मानता है कि अणु बम ऐसी चीज़ है जिसका दंश उन्होंने सहा है, दुनिया में ऐसा कुछ न हो। तो उस रूप में उनको भी नाराज़ी लगी थी और कुछ समय के लिए भारत जापान संबंध फिर ठंडे बस्ते में चले गए। फिर धीरे धीरे से वो फिर उभरे और 2000 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जापान की यात्रा करते हैं या जापान के प्रधानमंत्री मोरी भारत आते हैं तो भारत जापान संबंधों का एक नया रूप फिर से शुरू होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है
इंडियन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि जापान को भी वो डर सताने लगा जो अमेरिका ने और उनके बहुत सारे लोगों ने तैयार किया था, जिसको क्या कहते हैं, मिलेनियम बग। 2000 में क्या होगा, चलते चलते हवाई जहाज गिर जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, आपका जितना बैंक में पैसा जमा है वो जीरो हो जाएगा। ये इस तरह का जो भ्रम फैलाया था पश्चिमी देशों ने आईटी के माध्यम से लोगों को परेशान करके पैसा खींचने का, तो जापान भी परेशान हुआ। और मुझे किसी ने बताया था कि मिस्टर मोरी अमेरिका गए कि भाई हमारी आईटी इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए कुछ लोग चाहिए। और जब अमेरिका में वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर के लोगों से मिले तो उन्होंने पाया कि जितने आईटी एक्सपर्ट हैं वो सब के सब तो भारतीय हैं, मैक्सिमम लोग भारतीय हैं। तो फिर किसी समझदार जापानी ने उनको समझाया कि प्रधानमंत्री जी आप गलत जगह पर आ गए हैं, इससे अच्छा तो आप भारत जाइए। तो वो भारत आए, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले, तो वाजपेयी जी ने मजाक में उनसे कहा कि भाई आप वीज़ा के नियम इतने कड़े कर रखे हैं कि कोई जा नहीं पाता, हम आपकी कैसे मदद करें। तो भारत जापान के बीच में फिर एक नई तरह का MOU होता है और जिसमें भारत उनको मदद करने के लिए तैयार करता है। बल्कि एक मजाक की ही बात समझिए कि मिस्टर मोरी इतने प्रभावित हुए यहाँ आकर के खाना वाना खा करके और इंडियन आईटी से कि वो अपना भाषण देते थे जब कभी, तो वो कहते थे कि इंडिया इज नोन इन जापान फॉर 2 थिंग्स, इंडियन करी एंड इंडियन आईटी। तो भारतीय खाना और इंडियन आईटी के लिए जापान बहुत में भारत जाना जाता है। तो इस तरह से इन दो महान देशों के बीच में संबंधों की एक बड़ी लंबी परंपरा है और वो अपने ऐतिहासिक संदर्भों में आगे बढ़ते रहते हैं। सन 2007 में जब शिंजो आबे, जो आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर से बनकर के आए हैं, जब उनकी सरकार थी तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहाँ पर गए और हम लोगों के बीच में एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, EPA। उसके होने के बाद हमारे और बहुत सारे आयाम खुलते हैं। और उससे पहले 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने के अंदर जायका, जो जापान की एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो मदद करती है आर्थिक रूप से विकसित देशों के अंदर, उनके माध्यम से हमारी मेट्रो बनना शुरू हो गया था। लेकिन ये सारे ऐसे कंपल्शंस हैं जो एक दूसरे को बाध्य करते हैं एक दूसरे के निकट आने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है कि जापान भारत की मदद करना चाहता है या भारत जापान की मदद करना चाहता है, ये दोनों का एक सह अस्तित्व का सवाल है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। भारत जहाँ जापान के लिए बुद्ध का देश होने के कारण एक तीर्थ का स्थान रखता है, जहाँ भारत उसके नैतिक मूल्यों के लिए, उसके आचार विचार के लिए, उसके संस्कारों के लिए, उसके रहन सहन में बहुत करीब पड़ता है, वहीं विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी की जो उन्नति जापान ने की है उसकी ज़रूरत भारत को है। और इस तरह से इन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक संबंधों का ये दौर ये निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और आज आप देखिए कि पूरा विश्व एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है जब समस्याएं कब कैसे खड़ी हो जाएंगी कुछ नहीं पता चलता। ये जो आर्थिक और ग्लोबलाइजेशन और ये जो उदारीकरण की सारी चीज़ें चल रही हैं, इससे कब किस देश की अर्थव्यवस्था किस चपेट में आ जाएगी कोई नहीं जानता है। 1990 तक जापान ने जितनी प्रगति की, इतना पैसा उन्होंने एकत्रित किया पूरी दुनिया से अपनी चीज़ों को बेचकर, अपनी टेक्नोलॉजी को बेच करके, आज 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं जब जापान एक अप्रत्यक्ष रिसेशन से गुजर रहा है। उसके सामने बड़ी सारी आर्थिक परेशानियां सामने आ रही हैं। उस स्थिति में भारत उसके लिए एक इमर्जिंग इकोनॉमी होने के कारण एक बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए जापान का भारत की ओर आना, उसकी अपने भी कंपल्शंस हैं। उसी तरह से हमको जो टेक्नोलॉजी चाहिए जो पश्चिमी देश हमको नहीं देते थे, हमको अपने विकास का मॉडल तैयार करने के लिए जिस तरह की चीज़ें चाहिए, जापान अब उनको देने के लिए अगर हमसे राजी हो गया है तो हम दोनों के बीच में एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ये नए दौर शुरू हो गए हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा जो कैटलिस्ट है या जो काम कर रहा है वो तत्व है चीन का। चाइना की इकोनॉमी अपने तरीके से दबाव डाल रही है पूरी दुनिया के अंदर, और इधर जो अभी पिछले जो ब्लैक मंडे आया 2 हफ्ते पहले और जो जिस तरह से क्रैश किया है सारा शेयर मार्केट, उसमें सबसे बड़ा योगदान चाइना का ही है। तो चाइना की इकोनॉमी का वर्स्ट होना भी भारत और जापान के लिए एक दूसरी तरीके के सिग्नल्स हैं, और उसको अगर वो पकड़ेंगे तो आगे आने वाले वर्षों के अंदर हम दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो और गहरे और प्रगाढ़ होंगे और उनकी बड़ी ज़रूरत है। इस तरह से हमको आगे निरंतर बढ़ते चले जाना है। भारत के
और जापान के बीच के ये जो इतिहास, संस्कृति और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के जो संबंधों की कुछ दिशाएं हो सकती हैं, मैंने संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश की है। बोलने का तो कुछ भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। अच्छा लगता है जब माइक पर आ जाते हैं तो माइक छोड़ने को मन थोड़ा करता है, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हालांकि बहुत सारी और ऐसी बातें हैं जो मैं सांस्कृतिक संदर्भ में कहना चाहता था, वहाँ की शिक्षा के बारे में कहना चाहता था, लेकिन मैं अपने उस लोभ को रोकते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।